मुलाकात खास मुलाकात में आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं जेपी सिंह सर, जो है वरिष्ठ संपादक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, एडवोकेट रहे हैं, न्याय के मामले में भी लिखते हैं, बहुत कुछ न्यायिक व्यवस्था को समझते हैं और बहुत सुंदर ढंग से अपनी बातों को समझाते भी हैं। अम्बेडकर नामा के दर्शक इनको खूब पसंद भी करते हैं। अभी हाल में जो है दो तीन मुद्दा न्यायिक व्यवस्था को लेकर उठा है, चल रहा है। पहला मुद्दा है सरिता पांडे एनआरआई है, जिन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उन्होंने कुछ अपनी गंभीर बातें रखी है सीजेआई के सामने और उनसे कुछ सवालात किए हैं। दूसरा मुद्दा ये भी रहा है कि सीजेआई ने भी अपनी चिंताएं व्यक्त की। और आज हाल फिलहाल सुबह की बात है, खबर है कि छत्तीसगढ़ पुलिस और नोएडा पुलिस दोनों आपस में भिड़ गए रोहित की गिरफ्तारी को लेकर। पूरा क्या मामला है, आइए समझते हैं जेपी सिंह सर से। सर स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या मामला है सर? तीनों मामले हैं, तीनों न्याय के आसपास ही घूम रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रोहित रंजन जी के बारे में बता दूं, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मामला है। जी हमेशा से ये स्थापित परंपरा रही है और कानूनी भी है कि आप किसी राज्य से दूसरे राज्य में आप जाते हैं, क्या कहते हैं, गिरफ्तारी करने, तो आपको वहाँ के स्थानीय पुलिस थाने में सबसे पहले जाके रिपोर्ट करनी चाहिए, जो संबंधित थाना है, या जी एसएसपी के यहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए, जिले के कप्तान के यहाँ रिपोर्ट करनी चाहिए कि साहब ये गिरफ्तारी का वारंट चाहिए, हम लेके आए हैं। और जी इसमें अगर जो है हल्ला गुल्ला हो जाएगा तो गिरफ्तारी को हम अंजाम नहीं दे पाएंगे। फिर वहां जी से उनके साथ आपको जो है गिरफ्तार करने जाना चाहिए। लेकिन बड़ा दुख है कि ये पिछले, आज की बात नहीं है, ये पिछले 2-3 दशक से जी हम पुलिसिया अराजकता के दौर में गुजर रहे हैं। पुलिसिया अराजकता का दौर ये है कि एसटीएफ मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, वो जी आई और कहीं से भी किसी को उठा के बिल्कुल अपहरण की तरह उठा ले जाती है। जी घर वालों को पता नहीं चलता कि कौन आया था, कहाँ गया था। कई बार तो अपहरण की शिकायत जो है थाने तक हो जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि एसटीएफ उठा के ले गई है। कई बार ये पैसा वसूली के लिए भी होता है। जैसे कि हम्म, आपके घर में साइबर कैफे चल रहा है, अब तो साइबर कैफे बंद हो गया है, जी और उस साइबर कैफे वाले को उठाना है तो पुलिस उसके साथ मकान मालिक को भी उठा ले जाती है। तो मकान मालिक का तो कोई दोष है नहीं, उसने तो किराए पे दे रखा है मकान। हम्म, अब मकान मालिक को ले गई, फिर बाद में जो है 2-4 घंटे बाद फोन आया कि साहब आइए और ले जाइए, और वो मतलब बकायदे 30,000, 50,000, 1 लाख जैसा आसामी वैसी वसूली। इसी तरह जो है थाने की पुलिस जो है वो गई और जो है किडनैप करके लेके चली आई। इसी तरह एनसीबी की पुलिस भी है, जी एनसीबी के भी लोग हैं, एनसीआरबी के जो नशे वाले हैं, कि पता चला जी कि साहब वो जो है उन्होंने किसी को टारगेट किया, उनके सूत्रों ने बताया कि इसको उठा लेंगे तो 50,000 मिल जाएगा। अब हम्म, आए और आने के बाद उनको फोन किया कि ऐसा है कि आपके खिलाफ कुछ जांच है, सिविल, जैसे प्रयागराज में सिविल लाइन बस स्टैंड के पास आ जाइए। अब वो हम्म, बस स्टैंड के पास आया और वो जो मुखबिर लगा हुआ कि यही है, बस उसको जो है वो उन्होंने तुरंत घसीटा और गाड़ी में बैठाया और गाड़ी फुर। अब उसके बाद पता लगा ये कहाँ है। पता चला कि उन लोगों ने जो है वो बनारस के एनसीआरबी में, इलाहाबाद है, बनारस में एक अड्डा बना रखा है जहां पकड़ को रखते हैं, और हम्म, उस पकड़ से जो है पैसा वसूली होती है। जो नहीं वसूल करता उसको पुड़िया के साथ चालान हो जाता है उसका। हम्म, और अगर वसूल हो गया तो 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन बाद जब पैसा मिल गया तो उसको छोड़ दिया। इसी हम्म, तरह आपके क्या कहते हैं, अब जैसे बिकरू कांड, इतना बड़ा कांड हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें विकास के जो मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जी विकास दुबे की। जी जी तो पता चला कि जो है इन्होंने वहां, वहां के गार्ड ने पकड़ा, उसके बाद इनको खबर हुई, तो खबर होने के बाद ये गए, और जाने के बाद इन्होंने उसको लेके गाड़ी में चल दिए बिना वहां से ट्रांजिट रिमांड लिए हुए। अब वहां के बता के जब वहां गिरफ्तार आप दूसरे जगह करते हैं तो वहां मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर ट्रांजिट रिमांड लेना पड़ता है कि हम इनको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। तो जी मजिस्ट्रेट के यहाँ दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि मजिस्ट्रेट आपको ट्रांजिट रिमांड बना के दे दे, हम्म, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मजिस्ट्रेट टेम्परेरी जमानत दे दे। हम्म,
कि साहब ये जमानती अपराध है, इसमें हम जमानत दे रहे हैं और आप इस तारीख को जाके वहां की अदालत में हाजिर हो जाइए, हम्म। मतलब दूसरे स्टेट की अदालत में जहां का मामला है। हम्म। तो जाके वहां से हाजिर होता है। तो लेकिन अब होता दरअसल ये है कि गिरफ्तारी करने और अदालत में हाजिर होने, दोनों में ही गिरफ्तारी है कि अदालत में हाजिर हुए, आप जेल चले गए। हम्म। गिरफ्तारी करने के बाद चीजों को तोड़ने मरोड़ने की आजादी पुलिस को रहती है, हम्म। आपको टार्चर करने की आजादी रहती है। और एक जो है कि आपने दौराने गिरफ्तारी अगर आपके कोई हम्म। शरीर पर चोट पहुंची तो वो नहीं माना जाता कि आपने कोई पीड़न किया है। हम्म। तो इसलिए पुलिस का अच्छा गुड वर्क में आ जाता है कि साहब पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब ये जो हम्म। गई पुलिस वो गिरफ्तार करने गई, इसके बाद निसंदेह वारंट था, हम्म। लेकिन इन्होंने वहां के स्थानीय पुलिस को विश्वास में नहीं लिया, ये सीधे चले गए उनके दरवाजे पर। और उनको हम्म। पहले से आशंका थी, जब अपना दरवाजा खटखटाया होगा तो हुआ हम्म। कौन है तो बताए होंगे छत्तीसगढ़ पुलिस है। कोई चोरी करने तो गए नहीं थे कि ना बताए हों। जब बताए होंगे तो उन्होंने तुरंत एसओएस किया उत्तर प्रदेश सरकार को, उन्होंने केंद्र सरकार में अपने सोर्सों को किया, तुरंत जो है आया कि हमको बचा लिए, दरवाजे पर पुलिस खड़ी है, और उसने स्थानीय पुलिस को जो है सूचना नहीं दी। अब जो है वहां गाजियाबाद की पुलिस पहुंच गई उनके घर पर, और इधर ये पुलिस, दोनों में रक झक होने लगा। इस बीच में नोएडा पुलिस भी आ गई और नोएडा पुलिस उसको जो है उठा करके लेके चली गई, रोहित रंजन को। अब गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं, अभी तक लेटेस्ट पोजीशन जो है यही यही है। और ये बहस चल रही है कि साहब वो तो छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी, जब वारंट हो तो उसके लिए सूचना देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट के वकीलों और जो क्रिमिनल लॉ के मास्टर हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनसे मेरी बात हुई। अमरेंद्र सिंह हैं, बार के प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने कहा कि नहीं, स्थापित परंपरा और प्रावधान यही है कि पहले पुलिस को स्थानीय को कहना चाहिए, लेकिन ये 3-4 दशक से इसका अनुपालन नहीं हो रहा है और कोई इस पर शिकायत ही नहीं करता, कोई इस पर जाके कोर्ट में चैलेंज करे जी। तो कुछ बात बन सकती है। जी। जी। तो एक तो सर ये मेरे मामला दो हो गया। सवाल। जी। नहीं, अभी आपने इसी तीन मामले बात में उठाई थी ना। हाँ जी। दो सवाल इसमें इसी घटना को लेकर, क्या ऐसे मामले में स्थानीय पुलिस अंतर्राज्यीय पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर सकती है कि उन्होंने किडनैपिंग की कोशिश की? पहला सवाल। हो जी। दूसरा, कि अगर ऐसे में हम पुलिस को क्रिमिनल पुलिस कहें या पब्लिक फ्रेंडली पुलिस कहें? देखिए, ये न क्रिमिनल पुलिस है न पब्लिक फ्रेंडली पुलिस है, जी। और न ये एफआईआर की बात है। पुलिस एफआईआर कैसे दर्ज करेगी कि अपहरण हो गया, तो उसके घर वाले दर्ज कराएंगे कि अपहरण हो गया, भले बाद में एक्सपंज हो जाए। असली बात यह है कि क्या पुलिस भी राजनीतिक हो गई है? जी। वही पुलिस है जैसे मध्य प्रदेश की पुलिस के नाक के नीचे से उत्तर प्रदेश के एसटीएफ गई और जाके जो है विकास दुबे को ले आई और रास्ते में इनकाउंटर कर दिया। जी। तो वहां की पुलिस, चूंकि वो भी बीजेपी का राज्य है, ये भी बीजेपी का राज्य है। अब जैसे बंगाल है, बंगाल में भी ये पुलिस ऐसा कर सकती है, लेकिन बंगाल में ममता जी का राज है, तो बंगाल जाएगी पुलिस तो वो जो है खड़ी हो जाएगी। अब जैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस कांग्रेसी राज की पुलिस है, उत्तर प्रदेश जी। की पुलिस योगी राज की पुलिस है, तो पुलिस भी चीन चीन के कार्रवाई कर रही है। हमारा कहना है कि जब सीआरपीसी की स्थापित परंपरा है तो इस परंपरा का सभी को पालन करना चाहिए और छत्तीसगढ़ पुलिस को भी पालन करना चाहिए। ये सीन क्रिएट बिल्कुल। करने का क्या मतलब है? दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारी के लिए वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, बाद में पता चलेगा कि वहां के लोग ले गए। अब प्रक्रियात्मक जो गड़बड़ी हो गई, इसके लिए कोर्ट हम्म। कभी ध्यान ही नहीं देती। आपको हम्म। जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान में है कि अभियुक्त जिस आरोपी जो है उसको मौन रहने का अधिकार है। जी। कोई भी पुलिस या कोई भी एजेंसी उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। सबूत लाने का भार हमेशा जो है आपके क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को होता है, चाहे पुलिस हो, एनआईओ हो या कोई हो, इसका पालन होता है। आखिर आप जो कोर्ट, मान लीजिए कि आपने कोर्ट में हाजिर किया, कोर्ट ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया, फिर आप रिमांड मांगते हैं कि फलानी जी। चीज बरामद करानी है या फलानी चीज ये करना है, या हम्म। इनसे पूछताछ रिमांड में लेके पूछताछ करनी है। तो सवाल इस बात का है कि क्या संविधान की अवहेलना आप नहीं कर रहे हैं? जहां हम्म। अभियुक्त को चुप रहने का अधिकार है, साक्ष्य जुटाने का काम आप है, तो आप हम ही से हमारे साक्ष्य जुटाएंगे हमारे खिलाफ। हम्म। और इसीलिए ये प्रावधान है कि अगर आपने हमसे टार्चर करके या कैसे भी कबुलवा लिया तो अदालत में वो ग्राह्य नहीं होता। आप पीठ थपथपा लेते हैं पब्लिक में उसको लीक करके साहब उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन वो अदालत में मान्य नहीं होता।
अदालत में वो जाके वो कहता है साहब हमने टार्चर की वजह से ऐसा कह दिया, हमने टार्चर की वजह से ऐसा कागज पे दस्तखत कर दिया। तो दरअसल उसकी वैधानिक मामला नहीं है। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब लोगों ने नूपुर शर्मा वाले मामले में दुनिया भर की बात कही, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो कभी रिकॉर्ड हम्म। में दर्ज नहीं होता, वो कानून की हम्म। किताबों में दर्ज नहीं होता कि उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था। दर्ज वो होता है जो आदेश में लिखा होता है। जी। तो इसी तरह पुलिस पीठ थपथपा लेती है। इसीलिए पुलिस अभिरक्षा में या एनआईए की अभिरक्षा में आपने जो भी कहा वो अदालत में जो है, जब तक एनआईए उसको प्रूव न करे, माने नहीं है कि हमने जो है इसको स्वीकार कर लिया। वहां जाकर कहते हैं कि हमने नहीं स्वीकार किया। होता है ना कि आप गिल्टी मान रहे हैं कि जी। नहीं अपने को, तो आप प्लीट कर देंगे जी। नॉट गिल्टी। तो नॉट गिल्टी आपने मान लिया तो सब बात खत्म हो गई कि आपने जो है उसमें क्या कहा था क्या नहीं कहा था। जी। और सर ये जो है सरिता पांडे जी ने भी न्याय व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल उठाए। देखिए ये जब रात जा रहे थे आपके क्या कहते हैं चीफ जस्टिस और वहाँ प्रोग्राम था, तो सरिता पांडे ने जो भारत में तमाम चीजें हैं वो उस पर जो है सवाल उठाए थे। उन्होंने जो है वो आपके जो कार्यकर्ता बंद हैं भीमा कोरेगांव में, जी। अनिल तेलतुंबड़े, वरवर राव, सभी का मामला उठाया था। जी। उन्होंने तिस्ता सीतलवाड़ का मामला उठाया था। जी उन्होंने जावेद जितनी जाफरी गड़बड़ियां वगैरह। हैं, हाँ, ये सब मामला उठाया था। उठाने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा हम्म। चीफ जस्टिस से कि मैं आपसे ईमानदारी से पूछती हूँ, क्या मुझे भारत की न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए? जी। अब अगर कोई भी नागरिक अगर चीफ जस्टिस से, और वो भी सरिता पांडे एनआरआई हैं, वो किसी अभियुक्त के रिश्तेदार नहीं है, हम्म। ना वो ओबीसी हैं, ना वो दलित हैं, वो जी। एनआरआई हैं, और वो अगर ये सवाल पूछती हैं, ना ना वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, वो बल्कि जी। जो है जो रूलिंग क्लास का सबसे इलीट समुदाय है ब्राह्मण, उससे जो है सरिता पांडे आ रही हैं। बिल्कुल। या तो वो ब्राह्मण होंगी या भूमिहार होंगी, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होंगी। भूमिहार भी हम्म। अपने को ब्राह्मण कहते हैं। उस समुदाय से आ रही हैं, वो अगर चीफ जस्टिस से सवाल पूछ रही हैं कि मैं ईमानदारी से पूछती हूँ, क्या मुझे भारत की न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए? तो आप ये बताइए कि कितना बड़ा सवाल है, और कितना मतलब आप समझिए कि इसको तो मतलब एड्रेस करना चाहिए उनको, मतलब जवाब देना चाहिए कि हाँ आप विश्वास करिए। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब आपकी न्यायपालिका इस समय पूरी तरह से, जो भारत का सिस्टम है, जो भारत के चारों स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, बहुत लोग तीन ही स्तंभ मानते हैं, प्रेस को नहीं मानते, लेकिन हम प्रेस को भी कह रहे हैं। चौखंबा राज्य कहा जाता है, चौखंबा राज्य की व्यवस्था है, क्योंकि तीन जो है स्तंभ होते हैं तो लंगड़ी सरकार मानी जाती है, लंगड़ी व्यवस्था मानी जाती है। तो आप बिल्कुल। प्रेस को भी मान लीजिए। सबका आज के दौर में इस सरकार ने सांप्रदायिकरण कर दिया है। मैं सबको कह रहा हूं, कार्यपालिका, बिल्कुल। न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस, बाई एंड लार्ज सांप्रदायिकरण कर दिया गया। हम लोग माइनॉरिटी में हैं इस समय, आपसे बता। तो कहने का तात्पर्य क्यों? क्योंकि हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग बस सत्य और संविधान की बात करते हैं कि संविधान, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्वोपरि है। लेकिन आप बताइए तीस्ता सीतलवाड़ मामले में कौन से संविधान का पालन हुआ? जो वादी है और जेन्युइन केस में वादी है, जाकिया जाफरी के साथ वादी है, तो आप कह रहे हैं कि 20 साल तक केस चल रहा था, तो 20 साल तक तारीख पे तारीख लग रही थी। वहां के लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जो है मतलब चल रहा था, हर रिश्ते पर उनके पक्ष में होता था तो आप जाते थे, आपके पक्ष में होता था तो वो जाते थे। तो इस विलंब के लिए जिम्मेदार कौन है? जाकिया जाफरी हैं, तिस्ता सीतलवाड़ हैं, या आपके विलंब के डर से कोई आपके दरवाजे को जो है, आगे न्याय के दरवाजे पर हो ही जाता है ना कि अंतिम रूप से हमको यहीं से न्याय मिलेगा, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। और आप तकनीकी आधार पर या और आधार पर या अपनी राजनीतिक निष्ठा के आधार पर उसको मानते रहते हैं और खारिज करते रहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि तिस्ता सीतलवाड़ ने क्या गड़बड़ी किया? आपने मुकदमा खारिज कर दिया और एक लाइन लिखा कि इसके रीट में कोई बल नहीं है। उसके लिए आपको 500 से अधिक पेज का लिखित जो है, आपको जो है सब चीजें लिख, अरे आप एक ही लाइन लिख देते, खारिज, इसमें कोई बल नहीं है। आपने इतने दिन बहस किया, आपने इतने दिन तक उसको सुरक्षित रखा फैसला, और फैसला 585 पेज का लिखा, अंत में एक लाइन लिख दिया कि याचिका में कोई बल नहीं है। तो बल बल पहले दिन से नहीं था, आप उसी समय खारिज कर देते। किसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है इंटरटेन करे और इस पर बहस करे और सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त जाया करे? आपसे बता रहे, तो सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त बिल्कुल जाया नहीं होना चाहिए। जज साहब लोगों को बैठे बैठे तनख्वाह भत्ता सब मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं।
बेमतलब में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको इंटरटेन किया, उसको सरसरी निगाह से खारिज कर देना चाहिए। बात खत्म। तो सवाल इस बात का है कि जब आपको जो वादी है, वादी के साथ जो एक उसको सपोर्ट कर रही है, आप उसको जो है आप पीआईएल की तरह उसको आप दंडित कर रहे हैं कि आप पीआईएल को खत्म कर दीजिए। बहस तो चला रहे हैं कि पीआईएल बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है वगैरह वगैरह ले रहा है, आप खत्म कर दीजिए, लोग क्या कर लेंगे आपका। हम्म। भाई सवाल इस बात का है कि लॉ ऑफ टार्स, हम्म। जिसमें आपका किसी ने अनावश्यक रूप से दरवाजा खटखटाया तो आपकी पर्सनल लाइफ इंफ्रिंज हुई, आप उससे आप जो है इसके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं हर जाने के लिए, साहब हमारी पर्सनल लाइफ, हम बहुत चिंतन मनन में थे, हम ध्यान लगा रहे थे, इन्होंने दरवाजा खटखटा के हमको डिस्टर्ब किया, पानी मांगने के लिए, गेंद आ गई इनके घर में कूद के उसके लिए, या किसी भी फालतू बात के लिए, तो हमको हर जाना चाहिए। तो ये सब इंग्लैंड वगैरह में होता है, यहाँ तो ये सब होता नहीं है, यहाँ तो ये सब बहुत कॉमन बात है। तो एक पीआईएल आया कि साहब आप जो विसंगतियां देखिए, आप समाज हम्म। में जो गड़बड़ियां देखिए जिसको व्यवस्था एड्रेस नहीं कर रही है, आप उसको जो है अपनी पीड़ा जो है कोर्ट तक पहुंचाइए और कोर्ट उसको पीआईएल मिलेगा। अब जो जज साहब है, चीफ जस्टिस साहब से लेके तमाम जज पीआईएल को लेकर के जो है मतलब वो कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि पीआईएल में ऐसी ऐसी बातें उठ जाती हैं जो जिसमें जज साहब को प्रदर्शित करना पड़ता है कि आप सरकार के साथ हैं, कि आप जो है मुद्दों के साथ हैं। और उसमें हम्म। अगर सरकार के साथ आप हो जाते हैं तो आपकी लानत मलामत होती है, तो ना पीआईएल होगी ना ये सब नौबत आएगी। ये बिल्कुल। सब स्थिति है सर। तो इस समय पूरा सांप्रदायिकरण सबका हो गया। जी। जी क्या सर, अभी इस न्याय व्यवस्था को देखकर ये कहा जा सकता है कि पीड़ितों का न्याय न्याय नहीं, सामर्थ्यों का न्याय है। जो ये एक सौ सामर्थ्य है एक उन्हीं को परसेंट न्याय मिले। जी, ये तो 101% है। और सभी क्या सामर्थ्य, अभी और हालिया कुछ। ये आज से नहीं है, ये हम्म। वैदिक काल से है। आप सर के पास किताब है हिंदू धर्मशास्त्र का इतिहास, अगर आप जी। उसका सांगोपांग अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पुराने जमाने में तमाम जो है अपराधों के लिए जो दंड की व्यवस्था है, वो हम्म। जाति देखकर दंड दिया जाता था। जो रूलिंग और क्लास है, यहाँ जो सवर्ण है, उसको सजा कम मिलती थी, और जो दलित ओबीसी हैं उनको सजा ज्यादा मिलती थी। तो और अभी ये वर्तमान तो की स्थिति देखा जाए तो पार्टी देखकर न्याय मिलती है। नहीं, पार्टी दे के नहीं मिलती, सवर्ण देख करके भी न्याय मिलती। अब जी। सवाल इस बात का है कि अगर आपने रामलिंगम राजू को, सत्यम जी। कंप्यूटर वाले को आपने हिरासत में लिया, और हम्म। हिरासत में वो जो है उसको हार्ट अटैक हुआ, मर गया, तो आप हिरासत में मर गया, उसके बाद जो एजेंसियां थी वो झड़ाने फुकाने लगी क्योंकि उस पर ये हो गया संज्ञान साहब बड़ी लापरवाही से इनको रखा गया। तो जो हम्म। बाकी लोग अभी जो आपके कस्टडी में है, जरा उनके बारे में पता लगाई कि लापरवाही से रखे गए हैं कि किस तरह रखे गए हैं। जिनके पास पैसा है वो जेल में भी ऐश कर रहे हैं, और अगर जिनके पास पैसे में कमी है वो जो है क्या कहते हैं, बाहर तो प्रताड़ित नहीं है, जेल में भी प्रताड़ित हो रहे हैं। कहाँ इक्वलिटी है? इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना। और जेल तो जुडिशियल कस्टडी है। तो जुडिशियल, अच्छा, जुडिशियल कस्टडी में आपकी कार्यपालिका और ये जो है जेल अधिकारी से मिलकर के जिसको चाहे उसको पिटवाते हैं, पक्कों से पिटवाते हैं, कैदियों से पिटवाते हैं। उसके साथ आप अप्राकृतिक यौनाचार करते हैं कि कहा बताएगा कि जो है इसके साथ क्या हुआ है। एक दो बात थोड़ी है। हम्म। इसमें तो तमाम जो है वो आपके सीरियल और फिल्में बन रही, क्रिमिनल जस्टिस। अभी बिल्कुल। क्रिमिनल जस्टिस का 2 अंक आया है, आप उसको देखिए तो पता चलेगा कि बाप रे बाप कितना झोल, जेल से लेके सब जगह है। पहले अंक में तो एकदम धज्जी उड़ा के जेल व्यवस्था की रख दी है उसने, कि हम्म। जेल में होमोसेक्सुअलिटी से लेके जेलर और जो है जो वहां के जो गुंडा तत्व हैं जिनको पक्का वो बना के रखा है, वो लोग जो है पैसा वसूली करते हैं जो नए लोग जाते हैं। कितना पैसा दोगे तो आराम से रहोगे, और नहीं तो जो है तुम्हारे अप्राकृतिक यौन शोषण से लेके तुमसे जो है वो गोबर साफ करवाया जाएगा पूरे जो है गौशाले का, और जो है लेटरिन साफ करवाई जाएगी कैदियों की। आपसे बता रहे इतना तक उत्पीड़न है, आप समझ लीजिए। पूरा सड़ गया है सिस्टम, सड़ गया है, आपसे बता रहे। सर एक और सवाल है क्या, अब जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो या मीडिया हो, कोई भी चारों स्तंभ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये दिखने को लग रहा है कि सरकार या न्याय व्यवस्था दोनों ही वैधानिक तरीके से चीजों को खत्म करने की ओर अग्रसर है। इसके पीछे ये कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ ऐसे आदेश दे देते हैं जिससे एक समाज पर, एक तबके पर या किसी विशेष न्याय व्यवस्था पर वो चीजें प्रभावित हो जाती हैं। देखिए, पहले अगर किसी पर आप ये आरोप लगाते थे कि ये सांप्रदायिक है, इसकी चड्ढी नारंगी है,
इसके दिमाग में संतरा भरा हुआ है। तो ये उसके ऊपर एक स्टिग्मा, दाग की तरह माना जाता था। आज ही नूपुर शर्मा के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी किया, जो मतलब उस दिन फटकार लगाई थी, जो कि लिखित में नहीं है, केवल मौखिक हम्म। फटकार है, उस पर आज 15 जजों ने और तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने, रिटायर, उन्होंने भी वो जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो निंदा करने के प्रस्ताव की निंदा की, माने हम्म। उन्होंने जो उनकी आलोचना की उसकी निंदा की। ये जो 15 जज हैं सो कॉल्ड, इसका मतलब है ना कि वो नारंगी सिस्टम से जो है जज बने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये शर्म नहीं है कि वो नारंगी में जो है वो क्या कहते हैं, वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, मतलब ब्रांडेड हो जाएंगे। असल मेरे को ये भी थोड़ा सा समझना है, मौखिक आदेश और लिखित आदेश में क्या दोनों वो एडमिनिस्ट्रेबल होते हैं या नहीं, उसका रेफरेंस लिया जा सकता है कि नहीं किसी दूसरे मामले में? नहीं, नहीं, वो आपके मौखिक आदेश का नहीं लिया जा सकता। मौखिक जी। आदेश का जुडिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तात्कालिक वैल्यू है सेंसेशन के लिए। अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी। यहां तक डायरेक्शन दे रखा है, यहां तक कि जब तक आदेश को जो है कोर्ट में सुना दिया गया, जज साहब अनाउंस कर देते हैं ना कि क्या कहते हैं, याचिका स्वीकार कर ली गई, बाकी डिटेल जजमेंट आता रहेगा। तो हम्म। जब तक जज साहब का दस्तखत न हो उसके ऊपर, तब तक कोई अखबार, कोई चैनल इसकी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। हम्म। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है। और कई उदाहरण है जिसमें है कि दस्तखत नहीं हुआ, कोर्ट में आज जजमेंट प्रभावित हुआ, और उसके बाद जज साहब को पता नहीं कौन सी बात का इल्हाम हुआ या कौन सी बात का पता चला कि इसके पीछे बिटवीन द लाइंस ये है, जज साहब ने उसको अपने यहाँ से रिलीज कर दिया, फैसला विड्रा कर लिया, चीफ जस्टिस के यहाँ भेज दिया कि आप इसको किसी दूसरे से सुनवाई कराइए। जी। तो उन्होंने ये आदेश ले रखा, तो पता चला कि आपने जो अदालत में प्रोनाउंस हुआ उसको आपने फ्लैश कर दिया हम्म। हड़बड़ी में, दूसरे से आगे निकलने के लिए, और पता चला कि वो मामला दस्तखत नहीं हुआ, वापस हो गया। फिर क्या होगा आप बताइए इनको। लेकिन हम्म। सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जो आपका ऑब्जर्वेशन देता है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पर रोक नहीं लगाई कि हमारे हम्म। ऑब्जर्वेशन को जो मौखिक रूप से दिया जा रहा है, कई कुछ जजों ने कहा कि जो मौखिक वाली बात नहीं उल्लेख होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं पास किया है कि जो मौखिक जो अदालत में बहस हो रही है, इस पर कोई जो है क्या कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जजमेंट देंगे ना, अदालत में क्या बहस हो रही, जज साहब ने क्या कहा और जो है वकील ने क्या कहा, ये इमेटेरियल है। ये सिर्फ हम्म। सेंसेशन इससे फैल सकता है कि जज ने कितने कठिन कठिन सवाल पूछे। लेकिन अब आप ये बताइए, आप भी अक्सर देखते होंगे कि जज साहब बड़े कठिन सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको लगता होगा केस इस दिशा में जा रहा है और फैसला दूसरे हम्म। दिशा में आ जाता है। हम्म। तो एक परसेप्शन आखिर ऐसा आपका होता जो कैसे? आप ऑब्जर्वेशन से एक परसेप्शन बनता है ना, और दस्तखत होने में वो जी। परसेप्शन बदल जाता है। तो जज साहब की हम्म। विश्वसनीयता प्रभावित हो जाती है कि अरे अदालत में तो बड़ा फूफा करते हैं, और जब लिखने की बात आती है, आप अगर पत्रकार हो रेगुलर और आप बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो, मेरा अपना अनुभव है, जी। जी। तो आप देखेंगे कि कुछ पत्रकार ऐसे ऐसे विस्फोटक सवाल पूछते हैं। तो विस्फोटक सवाल पूछ के एक तो पत्रकार उसमें छा जाना चाहते हैं, मतलब हम्म। प्रेस वार्ता में, कि अगला भी रिकॉग्नाइज करने लगे जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए है कि साहब ये जो है तो इतना इनको ज्ञान है या ये। और उसमें जो बड़े बड़े राजनेता हैं पूछते हैं, अच्छा तो आप किस अखबार से, अगर नहीं पहचानते तो, या किस हम्म। चैनल से हैं, तो बताते हैं कि मैं इस चैनल से हूँ। कहना अच्छा अच्छा। और दूसरा क्या होता है, जब आप देखते हैं उनकी रिपोर्टिंग, हम्म। तो पता चलता है कि जितने विस्फोटक सवाल उन्होंने पूछे थे, उसमें से एक का भी उल्लेख उनकी खबर में नहीं है। चाहे बोलने वाले में, चाहे बोलने वाले जी। में, और चाहे लिखने ब्लैक एंड व्हाइट वाले में। अब वो क्यों नहीं है? आपने पूछ दिया जंगल में मोर नाचा, किसने रहा, डॉक्यूमेंटेड तो हुआ नहीं। आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिख देंगे या आपके उससे ऑफिशियली प्रसारित हो जाएगा, तब तो डॉक्यूमेंटेड में आ जाएगा। और डॉक्यूमेंटेड में आ जाएगा तो प्लस माइनस दोनों आपके साथ हो सकता है। आप हो सकता है किसी के निशाने पर चढ़ जाएं, आप हो सकता है दंडित कर दिए जाएं, आप हो सकता है आपके खिलाफ मानहानि या इस टाइप का कुछ हो जाए। और आपने तो पता चला कि वहां तो छा गए पूछ के, और लिखते समय पो निकल गई, या उनके एडिटर ने जो है कहा गया ये सब फालतू तुमने जो पूछे हो छोड़ो, इसको इस लाइन पे लिखो। तो खूब आदमी को एहसास है कि हम अगर पत्रकार हैं तो हमारी लिमिटेशन क्या है, हम अगर रिपोर्टर हैं तो। और जिसको हम्म। नहीं एहसास होता वो मुंह के बल गिरता है या रोज अपमानित होता है आपसे।
रोज उसकी खबरें कट जाती हैं, रोज उसकी लिखा हुआ 3-3 4-4 पैरा ऐसे एडिटर उठता है, फाड़ के फेंक देता है, जो लोग हेड मास्टर बैठे हुए हैं अखबार के दफ्तरों में। सर अभी हालिया कुछ दिनों में कार्यपालिका पर जो है और विधायिका पर जो है ये हमेशा से आरोप लगता रहा है कि उन्होंने पूंजीपतियों से सहयोग लिया या पूंजीपतियों को सहयोग दिया। अब जो है जी हालिया कुछ मामलों में ऐसे डिसीजन से ये लगता है कि न्यायपालिका भी जो है पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही देखिए, अब ये आप कह सकते हैं, दरअसल न्यायपालिका जो है वो, जो लोग कुछ सीधे पूंजीपतियों के उसमें आते हैं उनको जो है बात खुल जाती है तो इस्तीफा देके भागना पड़ता है। है ना। कुछ मामले में जी। कुछ नहीं होता। जैसे आपको अगर बहुत अच्छी तरह से याद हो तो पता चला कि अवकाशकालीन में उसमें जो है मुकदमा लगा था किसी और के कोर्ट में, उसको मंगा के अपने यहाँ जस्टिस जो है मिश्रा ने सुना था जी। और अंबानी के पक्ष में फैसला दे दिया था। इसको प्रशांत भूषण जी। ने उठाया भी था, लेकिन जिस चूंकि कोर्ट में, आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बिना महाभियोग के किसी को आप हटा नहीं सकते, तो हम्म। कौन महाभियोग लाएगा। जो रूलिंग पार्टी के पक्ष में अगर जो आपका पूंजीपति है उसके खिलाफ पक्ष में आपने फैसला दिया, तो रूलिंग पार्टी ही आपका जो है महाभियोग नहीं आने देगी। महाभियोग भी इतना जो है ढीले ढाले कच्चे ढंग से बनाया गया है कि अगर किसी पार्टी को सूट करता है तो फिर वो महाभियोग नहीं हो सकता, या तो आसुरी बहमत हो तो बात अलग है, हटा नहीं सकते आप। तो कहने का तात्पर्य है कि पूंजीपति के साथ खड़े होने की बात नहीं है। जब हमने कहा ना कि सबका जो है न्यायपालिका कार्यपालिका सबका जो है राजनीतिकरण हो गया है और सब जो है सांप्रदायिक मोड में आ गए हैं, सब सत्ताधारी मतलब दल के पक्ष में आ गए हैं। सवाल इस बात का है कि आप संविधान के तरह, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, केवल संविधान ही हम मानते हैं। तो हम्म। तमाम उदाहरण है, तीस्ता सीतल वार्ड वाला ही है, महाराष्ट्र वाला ही है, क्या इसमें संविधान का पालन हुआ है? और अगर आप संविधान का पालन करते हैं तो ठीक है, उद्धव सरकार का बहुमत नहीं था, आपने कहा उद्धव सरकार हट गए, लेकिन अभी जब आपने कोर्ट में विचाराधीन रख रखा है दल बदल से लेकर तमाम मामले, तो आपने वहां सरकार क्यों बनने दिया? आप ये कह सकते थे कि 15 दिन जो है वो गवर्नर साहब जो है वो केयर टेकर टाइप की सरकार चलाएंगे, जब हम 11 तारीख को डिसाइड करेंगे तब वहां सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, या सरकार जाएगी। आप उद्धव सरकार को कह सकते, मतलब ये कहते हैं कि साहब उनके पास बहुमत नहीं था तो उनको हटना चाहिए, ठीक है वो हट गए, लेकिन आपके वजह से अनड्यू एडवांटेज किसी को क्यों मिला? बिल्कुल। आपने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, आपने ये तो नहीं कहा गिरफ्तारी होनी चाहिए। और बिल्कुल। जो 500 पेज का जो है जो जजमेंट जो वकील नहीं पढ़ पाए, उसको तुरंत जो है गुजरात पुलिस ने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद तुरंत अगले दिन एफआईआर करके उनको, श्री कुमार को जेल भेज दिया, जेल में। तो आपने गिरफ्तार करने के लिए तो नहीं कहा था, तो क्या आप अपने उस पर विचार करेंगे कि हमने तो केवल जांच के लिए कहा था, इन्होंने तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, क्योंकि वो बहुत दिन से उनको जेल भेजने के लिए जो है वो मतलब इच्छुक थे कि इनको कैसे तीस्ता सीतलवाड़ को दंडित किया जाए। जी। एक कहावत नहीं है, आपने भोजपुरी की सुनी है, रोए के रनी आंख खुदा गई। बिल्कुल बिल्कुल। सर आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा। सरिता के सवाल भी हमारे सवाल हो सकते हैं, हमारे समाज के सवाल हो सकते हैं, अल्पसंख्यकों के सवाल हो सकते हैं। क्या अब हम लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास करनी चाहिए? आपके पास विकल्प क्या है? सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके पास विकल्प क्या है। अगर 10%, 5%, 20% भी न्यायपालिका आपकी अपेक्षा पर खरी उतरती है, तो उससे 20% को तो न्याय मिला ना किसी न किसी रूप में, भले अस्सी जी। परसेंट को ना मिला हो। अभी तो 100% नहीं मिलेगा आपको अगर न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे वो परसेप्शन बनाते हैं, उन्होंने भाषण देके जो है आपकी वजह से जो है पूरे देश में माहौल खराब हो गया है, आप सत्ता दूर दल की प्रवक्ता हैं, तो क्या आप सर्वशक्तिमान है, आप सब कहा ना। इससे एक हम्म। परसेप्शन बना ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना लपेटा इनको, हम्म। इससे एक परसेप्शन बना ना। उसी तरह आप भी जब बात उठाते हैं और बात सार्वजनिक होती है तो एक परसेप्शन बनता है ना कि आपके साथ ये अन्याय हो रहा है, इससे एक बिल्कुल। मानसिकता बनती है ना। और चूंकि आप दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संधियों से बंधे हुए हैं, तो उससे आपकी हम्म। दुनिया भर में लानत मलामत होती है कि नहीं होती है?
ऐसा तो नहीं है कि आप जो है ब्रिटेन से और इंग्लैंड से और वो क्या कहते हैं आपके अमेरिका से और फ्रांस से हथियार खरीद रहे हैं तो चुप बैठ जाते हैं। वहां भी मानवाधिकार की बात उठती है कि नहीं उठती है? वहां भी आपके पेगासस जासूसी की बात उठती है कि नहीं उठती है? वहां पर भी धार्मिक स्वतंत्रता को लेके बात उठती है कि नहीं उठती है? आज की डेट में उन्होंने क्लीन चिट दिया और 9 साल पहले ही जो उनका जो सीनेट वाला है जिसने अभी कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है भारत में बाधित है और इसके लिए तमाम लोगों को प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उसने 9 साल पहले कहा था कि मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार है, गुजरात दंगे के लिए। जी। तो कहा था ना, ब्लैक एंड व्हाइट में है ना। तो परसेप्शन तो बन रहा है ना। सवाल इस बात का है कि जो आपकी व्यवस्था है आप उसी में रहेंगे ना, या क्रांति कर देंगे आप? बता। तो क्रांति कोई हलवा घलवा तो चीज है नहीं जो कॉफी के प्याले में कॉफी हाउस में बैठ के या घर के बंद मतलब बेडरूम में बैठ के हो जाएगी। तो बात बिल्कुल। तो ये है ना कि आपके पास जो व्यवस्था है उसमें शामिल होने के अलावा विकल्प क्या है? और फिर जो लोग विकल्प नहीं लेते वो रोड रेज करने लगते हैं। त्वरित न्याय। चोर को पकड़ा तो वहीं पीट पीट मार डाला, डकैत को पकड़ा तो वहीं पीट पीट मार डाला, गोली चलाने वाले को पकड़ लिया तो वहीं पीट पीट के मार डाला, आपके जो दुर्घटना करने वाले को पकड़ा, सड़क दुर्घटना करने वाले तो वहीं पीट पीट के मार डाला। उसको फिर अदालत तक जाने की नौबत नहीं आती, फिर देखा जाएगा जो मुकदमा होगा उनके खिलाफ। भले उसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर ले, साहब इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन कानून उनको अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? और फिर जब आप एनकाउंटर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग आप स्वयं कर रहे हैं, तो आप किस मुंह से जो है पब्लिक को कहेंगे कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ना करे? क्यों इंतजार करे फैसले का? हम्म, आप कानून के रखवाले हैं और आप कानून नहीं मान रहे हैं। तो जिन्होंने आपको चुना है वो तो आपके मालिक हैं, वो नहीं मान रहे कानून, तो फिर आप क्यों परेशान है? भाई ये लोक सेवक की सरकार है ना, ये राजा की सरकार तो नहीं है। कोई अगर अपने को राजा मानता हो तो गलतफहमी है। मैं अगर 135 करोड़ की आबादी में अकेले एक जेपी सिंह हूं, तो मैं मानता हूं कि हमारी चुनी हुई लोग जनता की सरकार है, ये राजा नहीं है। ये जी। हमारी तरह प्रजा है, हमारे प्रतिनिधि हैं। और हमारे प्रतिनिधि हमको इनको कान उमेट के अपनी बात कहने का और इनको सुनने का पूरा जो है वो है क्या कहते हैं मतलब मजबूर, इनकी मजबूरी है हमारी पूरी बात सुने, और हमको कानूनी अधिकार है हम अपनी पूरी बात कहें। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक मामला है। ये तो है नहीं कि हम तो आपकी गर्दन पर तलवार रख के कह रहे हैं कि नहीं हमारी बात मानो नहीं गला काट देंगे। ये तो हम नहीं कह रहे ना। हम तो अपनी जी। बात उठा रहे हैं आपसे। आप नहीं समझेंगे, लोग आपको भले वोट दें, हम नहीं देंगे आपको वोट अगले चुनाव में। हम्म। हम अपने वोट का जो है वो सार्थक प्रयोग करेंगे। तो बात यहां पर है ना सर कि आपके पास विकल्प नहीं है ना। आपके पास विकल्प उस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में आप रह रहे हैं, उसी में जो है वो क्या कहते हैं न्याय खोजने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और निराशा जैसी कोई बात नहीं है। चाणक्य तो डाल रहा था जल में मट्ठा, उसको ये चिंता नहीं थी कि पेड़ सूखेगा कि नहीं। उसका तो हम्म। था कि साहब हम डालते रहेंगे, सूखे चाहे न सूखे, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। बिल्कुल। हम ही लोग इतनी बहस कर रहे हैं तो क्या फायदा है? हमारी बहस को कोई सुन रहा है? तो 4 आदमी प्रशंसा करने वाले होंगे तो 10 आदमी हो सकता है पीठ पीछे गाली भी दे रहे हो कि ये जो है मुसलमान हो गए तो ये दलित हो गए तो ये फलाना हो गए, तो इनकी मानसिकता सड़ी हुई है वगैरह वगैरह। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी। थैंक यू सर, आपने हमारी न्यायिक व्यवस्था को भी समझा और समझाया भी। कानून किस ढंग से काम करता है, न्यायपालिका किस ढंग से काम कर रही है। हम लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा रखना ही चाहिए, और ये हमारा संविधान भी कहता है, और हमारी चुनी हुई सरकारें ही हमें इस ढंग के न्याय के लिए अग्रसर करती है। तो हम अपने वोट के अधिकार को अच्छे ढंग से करें, समझ कर करें, जिससे एक आपका एक वोट जो है आपकी सरकार को, आपकी व्यवस्था को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को। जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी प्रसंगवश अभी जी जीएसटी की मीटिंग हुई। जी जीएसटी की मीटिंग हुई। गब्बर सिंह टैक्स कहने वाले राहुल गांधी की पार्टी के छत्तीसगढ़ सरकार के जो है वित्त मंत्री और आपके राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री उसमें शामिल हुए। उसमें सीपीआईएम के पिनियारी विजयन सरकार जो केरल वाली है उसके वित्त मंत्री शामिल हुए। आपके जी नवीन पटनायक की पार्टी के मंत्री शामिल हुए, स्टालिन के शामिल हुए, केसीआर के शामिल हुए, जगन मोहन रेड्डी के शामिल हुए और ममता बनर्जी के शामिल हुए। किसी ने भी उस जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी कह रहे हैं या जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जीएसटी बड़ा गलत है और फलाना है, वो भी राहुल गांधी कह रहे हैं और ज्यादा लोग नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम्म, मेरा कहना है किसी ने भी वहां उठाया कि आप जीएसटी इतना बढ़ा रहे हैं, इससे इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। इसका हम्म, मतलब है ना कि जीएसटी के मुद्दे पे ही सब एक हैं, चाहे रामलाल हो, चाहे श्यामलाल हो, चाहे अशरफ लाल हो।
तो कहने बिल्कुल। का मतलब है कि सरकार है ना, तो उत्पीड़न के मुद्दे पर सब सेम है। क्यों? क्योंकि जब ये वोट मांगने आते हैं तब अब इनसे सवाल नहीं करने कि जीतने के बाद तुम इस जीएसटी का क्या करोगे, जीतने के बाद तुम उसका क्या करोगे। अगर तुम्हारा वित्त मंत्री गया था तो उसने जीएसटी में जो पैसा बढ़ाया जा रहा था उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि वो तुमको सूट करता है, क्योंकि टैक्स मिलेगा तो तुमको भी मिलेगा। जी। क्यों क्यों जो है विपक्ष के ही जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का जो है सर्वाधिक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया भर के उसके ऊपर टैक्स लगा रखा है। तो कहने का मतलब है कि सरकार किसी की भी हो, हमारे लिए भले हो सकता है कि ये रामलाल की सरकार अच्छी नहीं है, श्यामलाल की अच्छी होगी, वो कोई अच्छी नहीं होगी। ये आज की डेट में जितना भी उत्पीड़न का कानून है सब जो है मैक्सिमम चिदम्बरम साहब का बनाया हुआ है, सेवा कर चिदम्बरम साहब का बनाया हुआ है। इनकम टैक्स के ऊपर सेवा कर उन्होंने एक नया लगा दिया। आपको बता, जीएसटी का भी जो मूल शुरू हुआ वो आपके क्या कहते हैं यूपीए सरकार की ही जीएसटी भी देन है। आज आप कह रहे हैं कि इतना बढ़ा दिया उतना बढ़ा दिया और आपके वित्त मंत्री जा रहे हैं तो विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या है ये? क्या है ये? आप बताइए हमको। क्योंकि आप कुर्सी पर बैठ गए, अब आप लोक सेवक नहीं रहे, आप राजा हो गए। आप प्रजा को जी। चाहे जितना नींबू की तरह निचोड़ लीजिए, आपसे बता रहे हैं, हकीकत ये है सर। जी। थैंक यू सर। ये हमारे साथ अभी जेपी सिंह सर थे। इन्होंने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और वोट की कीमत के साथ व्यवस्था के साथ सामंजस्य बैठाने की भी बातें कही। और खास करके हमको अपने वोट का जो उपयोग है सही ढंग से करें तो हम अपनी सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते हैं। हमें अपने संविधान से, न्यायपालिका से, विधायिका से लाख शिकायतें हो सकती हैं। वो उससे हम किसी मुद्दे पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन उससे भाग जाना, उसके खिलाफ विद्रोह कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। उसको दुरुस्त करने की व्यवस्था की जा सकती है और उसकी प्रक्रियाओं में आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ आए और हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।